कार्बन एवं उसके यौगिक। अध्याय 3 में हमने अनेक ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमारे लिए तत्व एवं यौगिक दोनों ही स्वरूपों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप 1, सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपभोग अथवा उपयोग किया है उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाएं तथा सभी वस्तुओं को दी गई सारणी में लिखें। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी के उपयुक्त स्तंभों में रखें। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दें। आपके अध्यापक आपको बताने में सक्षम होंगे कि इनमें से अधिकांश यौगिक कार्बन के यौगिक हैं। इनका निरीक्षण करने के लिए क्या आप किसी विधि पर विचार कर सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की दवाइयाँ, भोजन, कपड़े, पुस्तकें आदि अनेक वस्तुएं इस बहुमुखी तत्व कार्बन पर निर्भर करती है। इनके अतिरिक्त सभी जैविक संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। वायुमंडल तथा भूपट्टी में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपट्टी में खनिजों जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन की मात्रा उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध। अध्याय 3 में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों को समझती है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि अधिकांश कार्बन यौगिकों अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। उपरलिखित यौगिकों के गलांक एवं क्वथनांक जो कि आयनिक यौगिकों के गलांक तथा क्वथनांक की तुलना में काफी कम है। अध्याय 3 के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन परमाणुओं के बीच तीव्र आकर्षण बल नहीं है। चूंकि सामान्यतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता तथा इलेक्ट्रॉन संयोजकता की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन के परमाणु की संख्या 6 है। कार्बन के अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? कार्बन में कितने कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे? हम जानते हैं कि सबसे बाहरी कक्ष को पूरी तरह से भरने अर्थात उत्कृष्ट गैस विनाश को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की प्रतिक्रियात्मक व्यक्त की जाती है। आयनिक यौगिकों की उत्पत्ति करने वाले तत्व सबसे बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका व्यास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा नोबल गैस विनाश को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन कम करने या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि इसे इलेक्ट्रॉनों को कम करना या प्राप्त करना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो सकता है। यह 4 इलेक्ट्रॉन कम कर C4+ ऋणायन बना सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को कम करके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन ऋणायन बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं अथवा अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन संयोजन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन संयोजन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु की बाहरी कक्षा में ही उपस्थित होते हैं तथा इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु
उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करते हैं। आइए कार्बन के यौगिकों के बारे में विचार करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। इस तरह से उत्पन्न अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसके के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा के कक्ष को भरने के लिए इसको एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन के अणु H2 का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विनाश, हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विनाश का प्राप्त करता है, जिसके के कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हम क्रॉस अथवा बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया। इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच सहसंयोजी अबंध बनाते हैं। दो परमाणुओं के बीच के इस अबंध को एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसकी संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होगा? क्लोरीन द्वि परमाणु का अणु Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शा सकते हैं? याद रखें कि केवल संयोजक कक्ष इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच दोहरे आबंध की संरचना बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल अक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अणु परमाणु के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र सी के अनुसार इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा दिए गए दो इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन के दो सहभागी युगल प्राप्त होते हैं। यह दो परमाणु के बीच दोहरा बंध बनना कहलाता है। अब क्या आप जल के अणु की संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु एवं ऑक्सीजन के एक परमाणु के बीच बंधन की प्रकृति को दर्शाया गया हो? इस अणु में एकल अबंध या दोहरा अबंध नाइट्रोजन के द्विपरमाणु का अणु में कैसा अबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसकी संयोजक क्षमता एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु तीनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म बनते हैं। इस दो परमाणु के बीच त्रियांद बनना कहते हैं। N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु विन्यास तथा इसके तीसरे अबंध को चित्र के अनुसार दिखाया जा सकता है। अमोनिया के अणु का रासायनिक फॉर्मूला NH3 है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉनों बिंदु संरचना को दिखा सकते हैं, जिसमें यह दिखाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को नोबल गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है? इन अणुओं में एकल, दोहरा अथवा तीहरा कौन सा अबंध बनेगा? अब हम मेथन का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथन का अत्यधिक उपयोग होता है तथा यह कम्बस्ट नेचुरल गैस CNG एवं बायोगैस का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथन का रासायनिक फॉर्मूला CH4 है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन चतुसंयोजक है क्योंकि इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नोबल गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाले ऐसे बंध को संयोजी अबंध कहते हैं। संयोजी अबंध वाले अणुओं में अंदर तो प्रबल बंधन होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। परमाणु स्वरूप इन यौगिकों के गलनांक एवं क्रांतियांक कम होते हैं, चूंकि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यह भी जानिए कार्बन के अपरूप। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणधर्मों के साथ अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के आपस में अबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें निरंतर आता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ अबंधित होता है, जिससे एक प्रबल त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का अबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही सतह पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह बनता है। इनमें से एक अबंध दोहरा अबंध होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय सतह एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। इन दो अलग अलग संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यधिक भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। हीरा अब तक के ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट फिसलनशील तथा चिकन होता है। अध्याय 3 में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया है
उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर उपचारित सबप्लेटिंग करके हीरे में संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे प्राकृतिक हीरो से आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्य रूपों में ये प्राकृतिक हीरो से अप्रतिकीर्णन होते हैं। फुलरेनिन कार्बन अपरूप की अन्य श्रेणी है। सबसे पहले C60 के बारे में जाना गया था, जिसमें कार्बन के परमाणु एक फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा बनाए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इन अणुओं को फुलरेन का नाम दिया गया है। कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति के विभिन्न यौगिकों एवं तत्वों में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा संयोजी अबंध का निर्माण देखा। हमने सबसे सरलतम कार्बन यौगिकों मेथन की संरचना के बारे में भी पढ़ा। अध्याय के आरंभ में हमने पढ़ा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुएं हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी कार्बन के यौगिकों की संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है कि यह गुण केवल कार्बन में ही होता है, किसी और तत्व में नहीं। संयोजी अबंध की प्रकृति के गुणधर्म के कारण कार्बन में वृद्ध संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक पाए जाते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्भुत क्षमता विद्यमान होती है। इस गुण को श्रृंखलन कंटिन्यूएशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन के अलग अलग संख्याओं वाली श्रृंखला अथवा अंगूठी के आकार में अवस्थित कार्बन की संरचनाएं भी पाई जाती है। साथ ही कार्बन के परमाणु एकल युगल अथवा तिहरे अबंध के द्वारा ही जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल अबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। कार्बन परमाणु के बीच द्विव अथवा त्रि अबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुणधर्म मिलता है वह किसी और तत्व में नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की एक लंबी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन इन यौगिकों में तीव्र अभिक्रियाएं होती है। कार्बन अबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह एक अस्थायी अबंध होता है। परिणाम स्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए विभिन्न यौगिक प्राप्त होते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजकता वाले तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुणधर्म वाले यौगिकों का निर्माण होता है जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों का निर्भर करते हैं। पुनः अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए अबंध प्रबल होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी है। यह भी जानिए कार्बनिक यौगिक के कार्बन में पाए जाने वाले 2 लक्षणों श्रृंखलन और चतुर संयोजकता से अधिक संख्या में यौगिक बनते हैं। अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह अलग अलग कार्बनिक श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। इन यौगिकों को मूल रूप से प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह सोचा गया था कि ये कार्बनिक यौगिक अथवा ऑर्गेनिक यौगिक केवल सजीवों में ही बन सकते हैं। अर्थात यह समझा गया कि उनके निर्माण के लिए एक प्रबल बल आवश्यक था। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया साइट्रेट से यूरिया बनाकर इसे अत्यधिक असत्य सिद्ध किया। लेकिन बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी ऑर्गेनिक रसायन के अंतर्गत होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका आकार में छोटा होना भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी किए गए युग्मों को नाभिक प्रबलता से पकड़े रहता है। अधिक परमाणुओं वाले तत्वों से बने अबंध इनकी तुलना में अत्यंत कमजोर होते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक मेथन की संरचनाएं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला C2H6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कार्बन के परमाणु को एकल अबंध से आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की विशेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है।
एकल अबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयुक्ता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक को 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती है। 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु। क्या आप प्रोपेन की संरचना बना सकते हैं जिसमें इसी प्रकार का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है? आप पाएंगे कि सभी परमाणुओं की संयुक्ता उनके बीच बने एकल अबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे कार्बन यौगिक संतृप्त कराते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथेन कहते हैं। इस अणु की संरचना को कैसे चित्रित कर सकते हैं? हम पहले की तरह चरण अनुसार तरीकों का अपनाएंगे। एक अबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु। हम देखते हैं कि एक संयोजन प्रति कार्बन संतुष्ट असंतुष्ट ही बना रहता है। इसको केवल तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के बीच दोहरा बंध बनाया जाए, जिससे हम निम्नलिखित प्राप्त करेंगे। कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का फॉर्मूला C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन की संरचना को चित्रित कर सकते हैं? इनकी संयुक्ता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अबंध जरूरी है? कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार के दोहरे या तिहरे अबंध वाले कार्बन यौगिक संतुष्ट असंतुष्ट कार्बन यौगिक कहलाते हैं, तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2 एवं 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन के बारे में पढ़ा। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में कई 10 भी कार्बन परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। इनमें से 6 के नाम तथा संरचना सारणी 2 में दिए गए हैं, किंतु आइए अब हम ब्यूटेन पर द्वारा चर्चा करें। यदि हम कार्बन के 4 परमाणु से कार्बन कंकाल ढांचा बनाए तो हमें पता चलता है कि 2 अलग-अलग कंकाल ढांचा बन सकते हैं। शेष संयोजक की जगह पर हाइड्रोजन बढ़ने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही रासायनिक सूत्र C6C4H10 है। समान आणविक सूत्र लेकिन अलग अलग संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक यौगिक कहलाते हैं। सीधी तथा संख्याओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अलावा कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक फॉर्मूला C6H12 है तथा उसकी संरचना निम्नलिखित है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बना सकते हैं? सीधी श्रृंखला संख्याओं वाली श्रृंखला तथा साइक्लिक कार्बनिक यौगिक सभी असंतृप्त तथा अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना निम्नलिखित है। केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन वाले सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे बंध होते हैं जो अल्केन कहलाते हैं। एक या अधिक तिहरे बंध वाले यौगिक अल्काइन कहलाते हैं। मुझसे दोस्ती करेंगे कार्बनिक अत्यधिक मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के साथ भी बंध बनाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के साथ भी बंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कार्बन की संयुक्ता संतुष्ट हो रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व विषम परमाणु हेटेरोएटम कहलाते हैं। कार्बन श्रृंखला की प्रकृति तथा लंबाई को महत्व न देते हुए इन विषम परमाणुओं से यौगिकों को विशिष्ट गुणधर्म मिलते हैं। फलस्वरूप ये समूह प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सारणी 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह के मुक्त संयुक्ता अथवा संयुक्ताएं दिखाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक गुण अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयुक्ता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से बंधित रहते हैं। समझाते श्रेणी से आपने देखा कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर अलग अलग लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में उपस्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु के ऊपर लिखी हुई किसी भी प्रक्रियात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी भी हो। जैसे CH3OH, C3H7OH, C2H5OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत अधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। अब हम
सारणी 2 में वर्णित समझाते श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को देखेंगे जैसे CH4 तथा C2H6 तथा C3H8, C2 एक्टिविटी 2 क्रियाकलाप 2 आणविक के द्रव्यमान तथा फॉर्मूला में अंतर की गणना करें। क्या इन तीनों में कोई समानता है? क्या परिवार तैयार करने के लिए इन अल्कोहलों को कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें? क्या इनको एक समझाते श्रेणी के परिवार के रूप में कहा जा सकता है? सारणी 3 में दिए गए अन्य प्रकारात्मक समूह के लिए 4 कार्बन परमाणु तक के यौगिकों वाली समझाते श्रेणी तैयार करें। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U है तथा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U है। इस प्रकार एल्केन्स की समझाते श्रेणी को देखें। श्रेणी की पहली सदस्य एथेन है, जिसके बारे में हम पहले ही खंड 2.a में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? उत्तरोत्तर सदस्यों की फॉर्मूला C3H6, C4H8 तथा C5H10 है। क्या इनमें भी CH2 की इकाई का क्या अंतर है? क्या आपको इन यौगिकों में हाइड्रोजन एवं कार्बन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्किन्स का सामान्य फॉर्मूला CnH2n के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां n बराबर 2, 3, 4 है। क्या आप इसी प्रकार एल्किन्स तथा एल्काइन्स का आणविक सूत्र भी बना सकते हैं? जब किसी समझाते श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो भौतिक गुणधर्म में श्रेणीकरण क्रम बदलता दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान के बढ़ने के साथ क्वांटनांक एवं गलनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलय में विलयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार का श्रेणीकरण दिखाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकृत्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म समझाते श्रेणी के बराबर बने रहते हैं। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति किसी समझाते श्रेणी में यौगिकों के नामों पर आधार बेसिक कार्बन की उन श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है जिनको प्रकृत्यात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्व लग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे क्रियाकलाप 2 में लिए गए अल्कोहलों के नाम है मेथनॉल, एथनॉल, ब्यूटेनॉल तथा प्रोपेनॉल। निम्नलिखित विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिकों को नामांकित किया जा सकता है। यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम प्रोपन होगा। प्रकृत्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा लघु अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम दिखाया जाता है। यदि प्रकृत्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रकृत्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर A, E, I, O, U से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का E हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला का नामांकन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा। प्रोपेन प्रोपेन असंतृप्त कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम शब्द एन को सारणी 4 के अनुसार YNE या ANE से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे दोहरे अबंध वाले 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन कहलाती है तथा 13 अबंध होने पर यह प्रोपेन कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इस खंड में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के बारे में पढ़ेंगे। दहन अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन का दहन करके प्रकाश एवं ताप के साथ कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जलाने पर अधिकांश कार्बन प्रचुर मात्रा में प्रकाश एवं ताप का मोचन करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं विऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जिनके बारे में आपने पहले अध्याय में पढ़ा था। क्रियाकलाप 3 सत्कर्ता। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का प्रवर्चन आवश्यक है। एक चम्मच में एक करके कुछ कार्बन यौगिकों नेपथलीन अल्कोहल कर्पूर को लेकर जलाएं। ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण करें तथा लिखे कि धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तरसरी रखें। इनमें से उत्पन्न किसी भी यौगिक के कारण क्या तरसरी पर कोई निक्षेपण हुआ। क्रियाकलाप 4 एक बुनसेन ज्वाला को जलाएं तथा अलग अलग प्रकार की ज्वालाओं धुएं की उपस्थिति को उत्पन्न करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित करें। पीली कजली ज्वाला कब उत्पन्न हुई? नीली ज्वाला कब उत्पन्न हुई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से समानता स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने वाली अपूर्ण दहन होने पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग होने वाले गैसें केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे प्राप्त
मात्रा में ऑक्सीजन युक्त मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इसके दहन के लिए फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। क्या आप जानते हैं क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं? क्या आपने कभी कोयले या लकड़ी की अग्नि का निरीक्षण किया है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप निकटता से निरीक्षण करें कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। ऊपर आपने देखा कि मोमबत्ती अथवा गैस स्टोव की एलपीजी ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन आप निरीक्षण करेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तरकोल कभी कभी लाल रंग में चमकता है तथा बिना ज्वाला के ताप देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैस के पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पीय पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणु को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा चमकना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलक्षित गुणधर्म होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास करें तथा इसके रंग का निरीक्षण करें। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कजल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? यह भी जानिए कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जीवन भार से हुआ है, जो विभिन्न जैविक तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। सभ्यता, भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दबे गए थे। धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयले बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत्यु होने पर उनके विशेष समुद्र तल में डूब गए तथा सिल्ट से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच सिल्ट धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम के जीवाश्म ईंधन क्यों होते हैं? ऑक्सीकरण पहले अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अलावा अनेक ऐसी अभिक्रियाओं भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिल्स अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। एक प्रणाली में लगभग 3 मिलीलीटर एथेनॉल डालिए तथा इसे जल ऊष्मक में सावधानी पूर्वक गर्म कीजिए। इस विलयन में 5% क्षारीय पोटेशियम पैरामैग्नेट की एक बूंद करके डालिए। डालने की शुरुआत में पोटेशियम पैरामैग्नेट का रंग बना रहता है। अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर पोटेशियम पैरामैग्नेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है? हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों की ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है। ये पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय पोटेशियम पैरामैग्नेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, अतः ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। संकलन अभिक्रिया निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन से जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं। उत्प्रेरक वे तत्व होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया होती है अथवा जो अभिक्रिया को प्रभावित किए बिना एक दर पर आगे वृद्धि करते हैं। निकेल उत्प्रेरकों का इस्तेमाल साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की इस अभिक्रिया में इस्तेमाल होता है। वनस्पति तेलों में मुख्यतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। आपने पढ़ा या देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में बताया जाता है कि वनस्पति तेल संवर्धनक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा युक्त अम्ल उपस्थित होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझे जाते हैं। खाना पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रिया होते हैं तथा अधिकांश अभिकारकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश में अति तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन से जोड़ते हैं। क्लोरीन एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करती है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे परमाणु का स्थान ले लेते हैं। साधारणतः उच्च समझाते इलेक्ट्रॉन्स के साथ अनेक उत्पाद बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। अनेक कारण यौगिक हमारे लिए अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों एथेनोइक तथा एथेनॉल अम्लों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव होता है। एथेनॉल के कंथानक एवं गलनांक के लिए सारणी 1 में देखें। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल के रूप में जाना जाता है तथा यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थ का मुख्य अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, कफ सिरप, आयोडीन टॉनिक आदि जैसी औषधियों के निर्माण में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जाता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा हो जाता है। हालांकि एक अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमानों पर शराब पी जाती है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्लास 6 शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन लगभग 2 चावल के आकार के समान सोडियम के छोटे टुकड़े को एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल में मिलाए। आप क्या देखते हैं? उत्पन्न गैस की आप कैसे जांच करेंगे? क्या आप जानते हैं सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अत्यधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपचारी प्रक्रिया मंद पड़ जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, सामान्य अंत बोध का कम हो जाना और उन्नीदापन एवं भावशून्यता आती है। हालांकि व्यक्ति आराम महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी मांसपेशियां तथा सोचने समझने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यकृत में एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में परिवर्तित हो जाता है। मेथनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटक के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्मा उसी प्रकार संकलित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा संकलित होता है। मेथनॉल चाक्षुष तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति में अंधापन आ सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तैयार एथेनॉल के का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक घोलकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। यह भी जानिए। ईंधन के रूप में अल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में अत्यधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस सिरका बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसका किण्वन खमनीकरण करके अल्कोहल एथेनॉल उत्पन्न किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस ईंधन का पर्याप्त ऑक्सीकरण होने पर केवल जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को मुख्यतः एसिडिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में संबंध रखता है। एसिडिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडे वाले इलाकों में सर्दी के दिनों में यह जम जाता है। इसी कारण इसे ग्लेशियर एसिडिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से जाने जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के समूह का लक्षण इसकी अम्लीय होती है। हाइड्रोनिक हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। क्लास 7 लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच मान की तुलना करें। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? सार्वत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्ल के प्रबल होने का पता चलता है? क्लास 8 एक प्रणाली में सादर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे 1 मिलीलीटर कैल्शियम एसिटिक अम्ल या अम्ल एवं एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल ले उसे कम से कम 5 मिनट तक उष्णक में गर्म करें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। अब इसे 20 से 50 मिलीलीटर जल वाले बीकर में उड़ेल दे तथा उस मिश्रण के गंध की जांच करें। सामान्यतः एसिटिकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अल्कोहल एवं अम्ल की अभिक्रिया से तैयार किए जाते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर उत्पन्न करते हैं। समांतर एस्टर की सुगंध मृदु होती है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने एवं स्वाद पैदा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। एस्टर क्षारक एवं अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया को सामनीकरण कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन बनाया जाता है।
साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की तरह एथोनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथोनेट या सोडियम एसिटिक तथा जल उत्पन्न करता है। एथोनिक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करता है जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप नाम 9 अध्याय 2 के क्रियाकलाप 5 के आधार पर उपकरण तैयार करें। एक प्रणाली में एक स्पैचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लें तथा उसमें 2 मिलीलीटर तनु एथोनिक अम्ल विलयन डालें। आप क्या देखते हैं? ताजे चुने के जल से इस गैसों को प्रवाहित करें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? क्या इस परीक्षण से सोडियम कार्बोनेट एवं एथोनिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस का पता चल सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट की जगह पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वह क्रियाकलाप दोहराइए। हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथोनिक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण सोडियम एसिटेट कहलाता है। साबुन और अपमर्जक। क्रियाकलाप 10 दो प्रणालियों में 10 मिलीलीटर जल डालिए। दोनों में एक बूंद तेल पकाने वाले डालें एवं उन्हें तथा बैग से नामांकित करें। प्रणाली बैग में साबुन के घोल के कुछ बूंद डालिए। दोनों प्रणालियों को बराबर समय तक हिलाएं। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों प्रणालियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों प्रणालियों को न हिलाएं पर एवं फिर से उस पर ध्यान दें। क्या तेल की परत पृथक हो जाती है? ऐसा किस प्रणाली में होता है? इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। मुख्यतः अधिकांश मैल मल्य होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी में अविल्य है। साबुन के अणु पोटेशियम एवं सोडियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से उत्पन्न होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से कार्बनिक जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचनाएं बनाते हैं जहां अणु का आयनिक सिरा बाहर की ओर तथा एक सिरा तेल के कण की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन की मैल को बाहर निकालने में सहायता करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है? यह भी जानिए। मिसेल साबुन एक ऐसे अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों के गुणधर्म अलग होते हैं। जल में घुलनशील एक सिरे को जलरागी हाइड्रोफिलिका कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में घुलनशील दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु खुद को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर की तरफ होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पुंज दूसरा छोर जल के बाहर की तरफ होता है। जल के भीतर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर की तरफ बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा क्लस्टर गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पुंज क्लस्टर के अंदर के हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा क्लस्टर की सतह पर होता है। यह संरचना मिसेल कहलाती है। मिसेल के रूप में साबुन साफ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में इकट्ठे हो जाता है। मिसेल विलय में क्लोराइड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल सरलता से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल इससे प्रकाश को प्रकीर्णन कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसे दिखाई देते हैं। क्रियाकलाप 11 दो अलग अलग प्रणालियों में 10 मिलीलीटर अशुद्ध जल एवं कठोर जल लें। दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों प्रणालियों को समान समय तक हिलाएं एवं उसे उत्पन्न होने वाले झाग पर ध्यान दें। दोनों में से किस प्रणाली में अधिक झाग बनता है? किस प्रणाली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है? अध्यापक के लिए निर्देश है। यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं होता तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड को घोलकर कठोर जल तैयार करें। क्रियाकलाप 12 10 मिलीलीटर कठोर जल से भरी दो प्रणालियां लें। एक में अपमार्जक में जल को एक अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें तथा दूसरे में साबुन की घोल की 5 बूंदें डालें। दोनों प्रणालियों को समान समय तक हिलाएं। क्या दोनों में उत्पन्न झाग की मात्रा समान है? किस प्रणाली में दही जैसा ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है? क्या आपने कभी स्नान करते समय महसूस किया है कि झाग कठिनता से बना रहा है
एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अविल्य पदार्थ उसका जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन मैग्नीशियम एवं कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करता है, जिससे इस्तेमाल करना पड़ता है एवं अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक डिटर्जेंट का उपयोग कर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। यह अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक अम्लों के सोडियम लवण अथवा लंबे कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का अवशेष सिरा कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम एवं कैल्शियम आयनों के साथ विलय पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार कठोर जल में भी ये प्रभावशाली बने होते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का इस्तेमाल शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद आदि बनाने में होता है।